हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 22 मई 2020 की जो इम्पोर्टेंट AIR न्यूज़ है और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले टॉप हेडलाइंस देखेंगे, फिर जो 25 मई से जो एविएशन सेक्टर है उसमें डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को रिज्यूम कर दिया गया है वो हम पढ़ेंगे। सर्ज इन चाइनीज़ ट्रांसग्रेशन, तो चाइना का कितनी बार मतलब अतिक्रमण हुआ है हमारे जो लद्दाख रीजन है और बाकी जो सेक्टर्स वाइज है, जैसे मैं बताया था आपको, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। साउथ चाइना सी को हम मैप के थ्रू देखेंगे। मैप के थ्रू पढ़ना, सारी लोकेशन बहुत ज़रूरी है, इसी वजह से हमें याद रहता है, ठीक है। फिर डिप्लोमेटिक ओपनिंग जो है WHO कंसेंसस जो है उससे रिलेटेड है। न्यूजीलैंड जो जेसिका अर्डेन है, जेसिंडा अर्डेन, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर, तो वहाँ पे मतलब न्यूजीलैंड ने काफ़ी अच्छा बेहतरीन तरीके से जो कोविड-19 है उसको टैकल किया है, उससे डील किया है। टेकिंग ऑफ जो है एविएशन सेक्टर से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ माइग्रेंट लेबर्स, तो सेपरेट मिनिस्ट्री की बात की गई है, माइग्रेंट लेबर्स को ही वो डेडिकेट हो। एंड जस्टिस फॉर मोर कंपैशनेट, तो ये जो कर्नाटका हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट है उससे रिलेटेड है, कुछ आर्टिकल हम उसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सुपर साइक्लोन स्टॉर्म अम्फान, जो काफ़ी दिन से हम देख रहे हैं न्यूज़ में, तो ये अब वीकेंड हो गया है आफ्टर डीप डिप्रेशन फॉलोइंग ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब येलो वार्निंग और ये सब मिलने के बावजूद भी हमारा जो है 70 पीपल वर किल्ड, है ना, तो ये था। अब इसमें ये बहुत सारे आपको पता होगा, NDRF है और IMD है, तो इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो IMD क्या है, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और जितने भी वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड या फिर जो भी मौसम संबंधित गतिविधियाँ होती है, विंड कैसी चलेगी, कितनी इंटेंसिटी उसकी होगी, है ना, किस डायरेक्शन में होगी, या फिर जो सिस्मिक एक्टिविटीज़ हैं, तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होता है ये सारे पूरे देश में क्या करता है, शेयर करता है, ठीक है। इसके अलावा ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और मतलब क्या हुआ था, पहले कोई ऐसा डिज़ास्टर प्लान नहीं था। जब अगर हम वर्ल्ड की जो मोस्ट जो डिज़ास्टर प्रोन कंट्री अगर बात करें तो वो कौन है, जापान, ठीक है। तो जापान में स्टार्ट हुआ था, क्या हुआ था, योकोहामा स्ट्रैटेजी प्लान। तो योकोहामा स्ट्रैटेजी प्लान आया था 1994 के अराउंड। तो उस टाइम पे फिर मैनेजमेंट जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट था उसको बहुत ज़्यादा उसको सीरियसली मतलब डील किया गया। फिर ह्यूगो फ्रेमवर्क आया था। ह्यूगो भी मतलब क्या है, जापान में ही एक लोकेशन है, तो यहाँ पे 2005 के अराउंड ये हुआ था। फिर सेंडाई फ्रेमवर्क जो था वो भी आपको पता है 2015 में ये हुआ था। फिर अगर हम इंडिया की बात करें तो ट्रेल्स ऑफ डिस्ट्रक्शन आए थे, जैसे 2001 का जो गुजरात में अर्थक्वेक था, इसके अलावा जो सुनामी आई थी 2004 में। तो इसके बाद एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात की गई कि एक ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, जो डिज़ास्टर को मैनेजमेंट करे, ठीक है। तो हमने फिर क्या बनाया, डिज़ास्टर जो मैनेजमेंट एक्ट है 2004 का, ठीक है, तो 5 में ये इम्प्लीमेंट हो गया था, तो ये बना। फिर इसलिए हमने राष्ट्रीय स्तर पर सोचा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, तो नेशनल लेवल पे हमने क्या बना दिया, NDMA, ठीक है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको PM हेड करते हैं। फिर स्टेट लेवल पे हमने क्या किया, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको CM हेड करते हैं। और हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DDMA यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको DM हेड करते हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ठीक है, तो ये सारे हैं। इसके बाद ये जो आपको NDRF दिख रहा है ना, तो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो है हमने 2006 में ये बनाई थी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस करते हैं, रिलीफ स्टार्ट करते हैं जो भी मतलब इफेक्टेड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे। और ये क्या है, होम अफेयर्स के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ही आता है। वर्ल्ड की एकमात्र ये डेडिकेटेड रिस्पांस फोर्स है, ठीक है, 12 बटालियन है इसमें। तो ये बस इसके बारे में यही जानना था। बाकी अगर अम्फान के बारे में आपको जानना है तो थाईलैंड ने इसका नाम दिया है अभी, ठीक है। बाकी आने वाले जो आगे तूफान होंगे, निशाग्र होगा, बांग्लादेश उसकी नेमिंग करेगा। फिर जो इंडिया का होगा वो होगा, उसका नाम होगा गति, ठीक है, गति। और 8 कंट्रीज़ होती हैं, 8 लिस्ट वो रिलीज़ करती हैं, ठीक है, रोटेशनल वाइज वो लगता है। अगर जैसे हम स्पेसिफिकली जो इंडियन ओशियन रीजन है तो वहाँ की बात करें तो हमने काफ़ी बार बताया है, जैसे बांग्लादेश, थाईलैंड, ओमान, म्यांमार, मालदीव, है ना, तो ये सारी कंट्रीज़ क्या करती है, नेम रखती हैं इसके। तो अब देख लेते हैं पहली न्यूज़। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, बिग सर्ज इन चाइनीज़ ट्रांसग्रेशन, मोस्ट ऑफ देम इन लद्दाख, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो लद्दाख में ही इन्होंने जो एक्चुअल कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ही हुआ है चाइनीज़ ट्रूप्स के द्वारा। 2019 की हम बात करें तो 497, ठीक है, वेस्टर्न सेक्टर में, ईस्टर्न सेक्टर में 138, मिडिल सेक्टर में 28, टोटल करके 663 हो गए हैं। अब मैंने ये बताया था कि जो वेस्टर्न सेक्टर है, अगर वेस्टर्न सेक्टर की बात हो रही है तो डैट मीन्स कौन सा वाला रीजन है, जो आपका जम्मू कश्मीर से और
हिमाचल प्रदेश तक है, ठीक है। इसके अलावा जो ईस्टर्न सेक्टर है वो आपका सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, मिडिल सेक्टर आपका हो गया हिमाचल प्रदेश से लेकर और उत्तराखंड तक, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी जो एक मैप मैं दिखा देती हूँ आपको, जो वही, तो ये रहा जम्मू कश्मीर टू हिमाचल प्रदेश वेस्टर्न, एंड हिमाचल प्रदेश टू उत्तराखंड मिडिल, एंड सिक्किम टू अरुणाचल प्रदेश जो है ईस्टर्न सेक्टर, ठीक है। तो अभी जो नाकुला पास है वो आपको यहाँ पे दिखेगा नॉर्थ ऑफ सिक्किम, ठीक है। नॉर्थ ऑफ सिक्किम में यहाँ पे नाकुला पास यहाँ पे हुआ था। पोंगसोंग जो लेक है वो यहाँ पे है, लद्दाख अक्साई चीन वाले थोड़ा पार्ट में। इसके अलावा यहाँ पे डेमचौक करके भी है, लद्दाख का एक विलेज है, ठीक है। और जो गालवान वैली है वो भी वेस्टर्न सेक्टर में ही आती है, ठीक है। तो ये सारी जो लोकेशन है ये इंपॉर्टेंट थी। और दूसरी चीज़ जो है, चाइना मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे, चाइना हिंडर नॉर्मल पेट्रोलिंग कैन रिजॉल्व थ्रू डायलॉग। तो हमने मतलब ये बोला है कि इतने सारे जो हमारे बीच में जो बॉर्डर टसल्स चल रहे हैं, तो ऑल इंडिया जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो ये सीधा सीधा बोल रहा है कि एंटायरली, ठीक है, हमने एंटायरली बोला है कि इंडियन साइड ऑफ लद्दाख पे ही हो रही हैं, सॉरी इंडियन साइड ऑफ LAC, जो इंडिया की साइड का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तो वहाँ पे ही हम सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। और जो वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर है सिक्किम सेक्टर का, वहाँ पर मतलब इंडियन ट्रूप्स जो है वो क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं अक्रॉस जो लाइन ऑफ LAC है, तो वहाँ पे क्या है वो सही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने बोला है। लेकिन मतलब जो चाइना कर रहा है कि इंडिया के मतलब जो नॉर्मल पेट्रोलिंग पैटर्न्स हैं, तो उसको वो हिंडर कर रहा है, ठीक है। बार बार जो स्टोन पेल्टिंग वगैरह होती है इन वाले रीजन में, है ना, गालवन वैली और जो ये नाकुला एरिया था यहाँ पे, तो वो चीज़ सही नहीं है। क्योंकि हम क्या है, अपनी जो इंडिया की सॉवरेनिटी है और सिक्योरिटी है, तो इसके लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। साथ में जो हमें सारे जो नॉर्म्स हैं वो पता है बॉर्डर मैनेजमेंट के, तो हम एक रिस्पॉन्सिबल अप्रोच भी अपनाते हैं। तो अब एक यहाँ पे आज नई लोकेशन की बात की गई थी, ठीक है। उसका नाम क्या है, दौलत बेग ओल्डी, ठीक है। DBO से बोला जाता है, DBO मैं बता देती हूँ आपको, DBO लोकेशन भी देख लेते हैं। तो ये वाली जो लोकेशन है, ठीक है, यहाँ पे ये दिख गई आपको। तो यहाँ पे इंडिया बहुत क्या कर रहा है, रोड बना रहा है, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है। लेकिन मतलब इंडिया ने ये बोला है कि ये जो रोड है यहाँ पे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्टॉर्म वगैरह था, तो हम एक बेहतर रोड तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी इस वाले पॉइंट की स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इसको बोला जाता है वर्ल्ड का हाईएस्ट एयर स्ट्रिप, ठीक है, वर्ल्ड हाईएस्ट एयर स्ट्रिप से बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना। इसके अलावा ये जो है इंडिया चाइना मीटिंग पॉइंट भी बोला जाता है इसे। तो ये चीज़ हमने बोला है कि यहाँ पे हम 255 की जो किलोमीटर की जो ऑल वेदर रोड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, मतलब एक इल्फिल्ट्रेशन नहीं कर रहे, लेकिन उसको बेहतर रोड बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ यही बोली गई है कि जो महाबलीपुरम और जो बिश्केक में समिट हुई थी जी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर के बीच में, तो उसके बाद भी मतलब ऐसा नहीं है कि बोला तो गया था, ठीक है, जो हमारे फॉर्मली जो कमिटमेंट्स हैं वो रहते हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना, लेकिन फिर भी जो थी शांति वगैरह उसके बाद भी नहीं बनी रही। और चाइना जो है लगातार वो अपना अतिक्रमण करता रहता है इन वाली रीजन में, ठीक है, लद्दाख वगैरह सारी जगह पे। इसके अलावा अभी जो हमने बोला है कि जो साउथ चाइना सी है, तो हम उसको एक यूनिवर्सल जो कॉमन लॉ है उसके तहत ही मानते हैं, ठीक है। जो सारी कंट्रीज़ है उसका क्लेम हम दरकिनार नहीं करते हैं। तो ये साउथ चाइना सी है, और यहाँ पे ये आपको दिख रहे होंगे पार्सल आइलैंड, और यहाँ पे स्पार्टली आइलैंड है, ठीक है, स्पार्टली ये दिख गया स्पार्टली। तो यहाँ पे जो कंट्रीज़ है वियतनाम, फिलीपींस और ये चाइना, तो इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट होता रहता है, ठीक है। तो जो वियतनाम है वो कहता है कि इस पे जो स्पार्टली आइलैंड है उस पे हमारा अधिकार है। चाइना क्लेम करता है कि ये जो 90% जो रीजन है यहाँ का साउथ चाइना सी का, वो चाइना ही क्लेम करता है कि ये हमारा है, ठीक है। अब ये रीजन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे मतलब नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, ऑयल है, गैस है, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा फिलीपींस है, यहाँ पे फिलीपींस है, और यहाँ पे एक स्कार्बोरो शोल आइलैंड भी है जिस पे फिलीपींस क्लेम करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये वाला तो जो है प्रतास आइलैंड है। प्रतास आइलैंड अभी मैंने बताया था न्यूज़ में था, और इस पे ये मतलब ताइवान और चाइना के बीच में ये पड़ता है, तो इस वजह से इसको चाइना ने अपने यहाँ जो ट्रूप्स थे वो भेजे थे। इसके बाद USA आपको पता है कि ताइवान का सपोर्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो USA ने इनके बदले में इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने जो एयरफोर्स वगैरह थी वो भी यहाँ पे भेजे थे, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था प्रतास आइलैंड। फिलीपींस का मैं यहाँ पे बता रही थी आपको, स्कार्बोरो शोल, ये आपको दिख रहा होगा, ये रहा, ठीक है, स्कार्बोरो शोल। तो ये भी है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड ये टेरिटरी है। और बाकी
एक आपको 9 डैश लाइन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये भी मतलब क्या है, चीन ने एक तरह से इसकी जो घेराबंदी होती है वो कर रखी है, ठीक है। 1947 में जब जापान ने अपना क्या कर लिया था, आत्मसमर्पण कर लिया था, तो 9 डैश लाइन यहाँ पे इसे बोला गया था। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैप है, तो मैप से मतलब जब तक हम देखेंगे नहीं, बिना मैप के कुछ हो नहीं सकता, पढ़ नहीं पाते। मुझे तो चीज़ें याद मतलब मैप को देख के ही रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यूरोप की साइड में जाएँ, ठीक है, तो यूरोप में आपको यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ मिलेंगी। ये 3 कंट्रीज़ हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो इंडियन एक्सप्रेस में एक हफ्ते पहले ही ये न्यूज़ आई थी, अभी ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जो कंट्रीज़ हैं, इनको बोलते हैं बाल्टिक नेशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बाल्टिक सी के आसपास है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं, ये एक तरह से क्या कर रही हैं, ट्रैवल बबल क्रिएट कर रही हैं। तो ट्रैवल बबल जो एक टर्म है, आने वाले जो टाइम है पोस्ट कोविड-19 के बाद का जो टाइम होगा, उसमें बहुत तेज़ी से उभर के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जिन कंट्रीज़ ने, जिन भी कंट्रीज़ ने अपना जो कोविड-19 जो केसेस हैं उसको अगर मतलब उसके आउटब्रेक को कंट्रोल कर लिया है, कंटेंट कर लिया है, तो यहाँ पे वो ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। और सारे जो बिजनेसेस थे वो सारे रिज्यूम कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। और अभी ऐसे ट्रैवल बबल आपको बहुत जगह भी देखने को मिल सकते हैं धीरे धीरे करके। जैसे कि अभी इन्होंने पोलैंड को भी बोला है, ठीक है, कि पोलैंड भी आए सामने। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी क्योंकि बहुत कम केसेस है, मतलब ज़ीरो के बराबर ही नेग्लिजिबल केसेस है, तो ऑस्ट्रेलिया और इनके बीच में भी एक ट्रैवल बबल बन सकता है कि मतलब क्या कर सके, जो भी अपने अभी ग्लोबलाइजेशन की बात तो अभी नहीं कर सकते, लेकिन बायलेटरल लेवल पे ये सारी चीज़ें हो सकती है द्विपक्षीय रूप से, ठीक है। इसके अलावा अगर इंडिया को अगर ट्रैवल बबल बनाना है, व्यापार करना है, तो वो म्यांमार से कर सकता है, भूटान से कर सकता है, ठीक है, भूटान से। तो ये सारी चीज़ें, तो ये बस न्यूज़ में था इसलिए जानना ज़रूरी है। और दूसरी एक न्यूज़ है जो स्लोवानिया, तो वो पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसने अपने को कोविड-19 फ्री कर दिया है, ठीक है, स्लोवानिया। यहाँ पे यूरोप में ये कंट्री है, तो ये रही, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं क्या क्या न्यूज़, ज़्यादा ही ट्रैवल कर लिया है ना, मतलब ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं WHO, सबसे फ्रंट न्यूज़ तो मैंने बताई नहीं यार। तो एयर फेसेस कैप्ड फॉर 3 मंथ्स, वेब चेक इन, फेस मास्क एंड आरोग्य सेतु ऐप अप्रूवल मस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ बोली गई है कि जब भी आप मतलब 2 आवर पहले, आपको 2 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए। फेस मास्क मैंडेटरी है, थर्मल स्क्रीनिंग होगी। जो वल्नरेबल पीपल है, जैसे एल्डरली है, प्रेग्नेंट वुमेन है ना, तो उनको मतलब फ़्लाइट के लिए मना किया गया। आरोग्य सेतु ऐप जो है, कंपेटेबल डिवाइसेज अगर हैं तो होनी चाहिए। ओनली 1 कैबिन बैग ट्रॉलीज टू बी अलाउड, वेब चेक इन नेसेसरी है। फ्रिस्किंग विल बी मिनिमम कॉन्टैक्ट, सैनिटाइजेशन बिफोर एंटरिंग एयरक्राफ्ट, नो मिल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, रिटेल सेल्स, ये सब नहीं मिलेंगे एयरक्राफ्ट के अंदर। वाई द गवर्नमेंट चेंज इट्स माइंड इन जस्ट 3 days एंड अलाउड फ्लाइट्स, ठीक है। तो ये इसमें एक आर्टिकल एक्सप्लेन में आया है कि सरकार ने अभी मतलब 17 मई को तो बोला था कि 31 मई तक के लिए लॉकडाउन होगा, फ्लाइट्स वगैरह रिज्यूम नहीं होगी, लेकिन अभी क्यों है, तो एक तरह से जो अभी ये पैकेज दिया गया था ना, स्टिमुलस इकोनॉमिक पैकेज, जो 10% ऑफ GDP जिसे बोला जा रहा था, तो उसमें ये एविएशन सेक्टर को छोड़ दिया गया था। तो आपने एक आर्टिकल भी पढ़ा होगा, उसमें बोल रहे थे हमें तो कुछ भी नहीं मिला है ना। तो यही चीज़ है इसमें कि एविएशन सेक्टर बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिकली हिट हो रहा है। अब जैसे हम सीक्वेंस वाइज अगर देखें ना, तो कल ही हमने जैसे बायोमेडिकल जो इंडस्ट्री है उसके बारे में पढ़ा, आज हम एविएशन इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो एक तरह से सारे जो सेक्टर हैं वो कवर होते रहते हैं न्यूज़पेपर को पढ़ने से। WHO हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नॉट प्रूवन इन ट्रीटमेंट, ठीक है। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि ही इज़ ऑन द ड्रग, है ना, तो इस वजह से जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, तो उसमें क्लैरिटी देनी पड़ी WHO की कि ये क्या है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन भी है, ये प्रूवन ड्रग्स ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। ये केवल क्या है, प्रोफेलिक्स है फॉर कोविड-19, और इसके बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट भी हैं, जैसे डिजीनेस है, हेडेक है ना, बहुत हेलुसिनेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये मतलब केवल उनको ही देनी चाहिए जो पेशेंट्स ICU में है या फिर डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ठीक है, 12 ईयर्स और मतलब प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन, इन सबको ये नहीं देना है। इसके अलावा कोविड पेशेंट रिकवर्स व प्लाज्मा थेरेपी, तो ये 47 साल के एक व्यक्ति था कोविड पेशेंट, तो उस पर ये किया गया, और ये एज अ ट्रायल था ये, ठीक है, ट्रायल बेसिस पे ये किया था, क्लिनिकल ट्रायल जो अप्रूव किया है DGCI ने, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने, ठीक है, फॉर कॉन्वेलेंट प्लाज्मा थेरेपी अक्रॉस द कंट्री। तो ये अभी ये सक्सेसफुल बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी वही है, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, ज़्यादा हम बोल नहीं सकते हैं कुछ, ठीक है।
अम्फान रेक्स वॉक्स, तो अम्फान के बारे में तो शायद पूरी ही डिटेल देख ली है। जस्टिस मोर कंपैशनेट, ठीक है, तो ये वाई रिसेंट कर्नाटका हाई कोर्ट ऑर्डर इज कंपलसरी रीडिंग इन कोविड-19 टाइम। तो इसमें अभी ये क्या हुआ था कि आपको पता है जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उन्होंने स्पेशल जो श्रमिक ट्रेन थी तो वो बंद कर दी थी श्रमिकों के लिए, ठीक है। क्यों बंद कर दी थी? तो उन्होंने कहा था कि भैया अगर ठीक है मतलब आप अपना जो खर्चा वगैरह है वो खुद से अगर पे कर सकते हो तो ठीक है आप जाओ, वरना नहीं, है ना। तो ये सारे उनको जो फंड वगैरह थे, जबकि ये भी बोला गया था जो डेस्टिनेशन उनके स्टेट हैं तो वो रिम्बर्समेंट कर देंगे सारा पैसा बाद में। जब जैसे अगर कोई व्यक्ति है अगर वो कर्नाटक में है और वो यूपी का लेबर है, ठीक है, यूपी का जो है लेबर वो कर्नाटक में है, तो जब वो कर्नाटक से यूपी जाएगा तो यूपी गवर्नमेंट क्या कर देगी, उसे पैसे वापस कर देगी कर्नाटक सरकार को। ये सारी चीज़ें भी है यूपी, बिहार और झारखंड के लेबर्स के लिए, ठीक है, इनिशिएटिव। लेकिन फिर भी ये चीज़ को भी इग्नोर कर दिया और साथ में मतलब उनको ऐसे ही छोड़ दिया, जबकि उनकी ऐसी कंडीशन है कि वो ना तो मतलब अभी कहीं जा सकते हैं और ना ही वो इस जो पैसा है उसको वापस कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ये दिया अपना स्टेटमेंट कि जो आर्टिकल 32 है तो उसके अंतर्गत मतलब सुप्रीम कोर्ट जब इंटरवेन नहीं कर सकता इस सब चीज़ों में कि माइग्रेंट्स वॉकिंग होम ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स, तो आप हाई कोर्ट कैसे कर सकता है ना। तो ये बेतुका सा बयान था, तो जो कि मतलब सही नहीं है बिल्कुल भी। इसके अलावा यहाँ पे जो आपने पिछले साल सुना होगा जो जस्टिस कर्नन था, ठीक है, उनका केस था, तो उन्होंने क्या किया था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो जिसके तहत उनको आर्टिकल 129 में पनिश किया गया था, मतलब जेल में भेज दिया गया था। तो ये भी चीज़ है। तो देखो बस ये दो आर्टिकल आपको इम्पॉर्टेंट जानना ज़रूरी है। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, कोर्ट की अवमानना होती है, तो उसके लिए क्या है, आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 215, ठीक है। आर्टिकल 129 एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है कि देयर शैल बी अ कोर्ट और रिकॉर्ड एंड शैल हैव द पावर्स ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो 129 जो है सुप्रीम कोर्ट का और 215 जो है हाई कोर्ट के लिए। तो हाई कोर्ट को ये एम्पावर करता है कि एवरी हाई कोर्ट शैल बी अ कोर्ट और रिकॉर्ड, कि जो भी अगर कंटेम्प्ट करता है, हाई कोर्ट की अवमानना करता है, तो उसके लिए उसको ये आर्टिकल 215 के अंतर्गत, ठीक है, ये है प्रोविज़न। अब आप ये सोचोगे कि सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है अगर उसकी कोई अवमानना करे तो तब क्या है प्रोविज़न। तो देखो सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए भी एक है, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट आया था, ठीक है, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट आया था 1971 का। तो इसका जो सेक्शन 3 है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट की अगर जिसने अवमानना की तो तब ये उसके लिए है। टेकिंग ऑफ जो है, डिसीजन टू रीओपन एयर ट्रेवल इज़ वेलकम एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स रिस्टार्टिंग इकोनॉमी एक्टिविटी। तो यहाँ पे ये जो डिसीज़न है मतलब 25 वाला कि 25 मई से ओपन कर दिया जाएगा, तो ये बोला है कि काफ़ी सही है ना, क्योंकि जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं उनको रिजम्पशन देना ज़रूरी भी था, क्योंकि फ़्लाइट्स मतलब काफ़ी टाइम से ये जो सेक्टर था बहुत तेज़ी से ही ये 2 महीने हो गए तब से ये बंद है ना। तो एयर ट्रैवल की जो डिमांड है इसको अब ये रिवाइव हो पाता है या नहीं, तो ये देखने वाली चीज़ होगी। इसके अलावा जो मुंबई और दिल्ली के जो मेट्रो हैं तो वहाँ पे भी ऐसी चीज़ है, मतलब वहाँ पे भी इतनी जल्दी से लोग अभी तो नहीं आएंगे ना, ज़्यादा लोग चाह रहे हैं कि वो ट्रैवल ना करें, कम से कम जाएं, अवॉइड ही करें ट्रैवलिंग। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें दूसरा ये बोला गया था कि जो मार्केट को फंक्शनल अगर करना है तो मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट जो प्राइसेस हैं तो उसको मतलब आप ऐसे ही सेपरेट छोड़ दो, अपनी तरफ से आप उसको फिक्स मत करो। जो मार्केट प्राइसेस हैं उनको एज इट इज़ रहने दो, बल्कि जो CCI है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो वो जिनका मार्केट में डोमिनेंस है वही इस एक्टिविटी को करें, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिस्टार्ट करने के साथ साथ तो हमें क्या करना है, वायरस का जो स्प्रेड है उसको कंट्रोल करना एक बड़ा चैलेंज है। तो इसके लिए हमें जो भी मतलब SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स, कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स है स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए, डिसिप्लिन और सोशल एटिकेट्स हैं वो सारी फॉलो किए जाना चाहिए। इसके अलावा डिप्लोमेटिक ओपनिंग जो है, तो ये जो WHO पे जो कंसेंसस बना था, पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मिडिल पाथ अमिड डीपनिंग कन्फ्रंट्रेशन बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, ठीक है। तो ये चीज़ बोला गया इसमें कि जो भी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली से मतलब एक यूनानिमस जो रिजोल्यूशन पास किया गया था, तो वायरस
इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, मतलब ये जूनोटिक था, ह्यूमंस में कैसे ये स्प्रेड हुआ, है ना। तो ये सारी चीज़ों पे एक अच्छा कंसेंसस बना है और देखते हैं आगे क्या होता है। अब जैसे जो यूएस है तो वो भी मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हुआ, अगर स्ट्रिक्ट ज़्यादा होता तो इससे जो बीजिंग था उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम होती, लेकिन यूएस ने फिर भी मतलब जो WHO के जो मेंबर्स हैं उनको मतलब ये थोड़ा कंपेल किया है कि वो बीजिंग को ब्लेम करें, है ना, क्योंकि चाइना के वुहान में ही क्या था, सबसे पहले बोला गया कि इसके नेचर के बारे में पता था उनको, लेकिन उन्होंने बताया नहीं और पूरी दुनिया को इससे अंधेरे में रखा, दूसरे देशों में स्प्रेड होने दिया। फिर चाइना मतलब लगातार ही मतलब ये सब कर रहा है कि ठीक है, मतलब आप अभी उसने ये बोला है, थोड़ी बहुत सिग्नल उसने दिया है फ्लेक्सिबिलिटी कि ठीक है आप ओरिजिन के बारे में पता करो, लेकिन हमारे देश के अंदर आप इंक्वायरी अभी नहीं कर सकते, पूरी तरह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया है ना। तो ये इसमें चीज़ बोली गई थी। इसके अलावा जो 5 मिलियन पीपल हैं अभी इन्फेक्टेड हो गए इससे और 3,50,000 से ज़्यादा की मौत हो गई है। ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ही मतलब रिसेशन में चली गई है। तो ऐसे में सभी जानना चाहते हैं कि कहाँ से ये वायरस और कैसे स्प्रेड हुआ, WHO का क्या रोल है इसमें, क्योंकि क्या था अभी जो है वर्ल्ड्स पैंडेमिक जो वॉच डॉग है वो WHO ही बना हुआ है ना। इसके अलावा जो कंसेंसस था तो इसमें सबसे जो बड़ी भूमिका थी वो किसकी थी, EU की, यूरोपियन यूनियन की, ऑस्ट्रेलिया, मतलब डिस्पाइट ऑफ रिस्ट्रिक्शन बाय चाइना फ्रॉम चाइना, ऑस्ट्रेलिया ने फिर भी मतलब क्या किया, चाइना को बहुत ज़्यादा ओपनली क्रिटिसाइज़ किया। इसके बाद जो मिडिल कंट्रीज़ हैं, मिडिल पावर्स हैं, जिनमें इंडिया भी आता है, तो इनका भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग था, ठीक है। और अभी आपने रिसेंट में देखा होगा कि WHO के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जो चेयरमैन है डॉक्टर हर्षवर्धन को बनाया गया आने वाले 1 साल के लिए। तो इंडिया क्या कर सकता है एज अ मतलब उसको उसमें प्रैक्टिकल मतलब जो रिफॉर्म्स हैं वो ला सकता है, रैदर देन कि जैसे यूएस ने पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया है उसकी फंडिंग में, है ना, वॉकआउट कर लिया है ऑर्गेनाइजेशन से। तो उसकी जगह पे हम WHO में रिफॉर्म और उसको रिविटलाइजेशन के लिए तैयार कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। और मिडिल पाथ जो है और मिडिल पावर्स के द्वारा मतलब एक जो एक्सरसाइज है ग्लोबल लीडरशिप की तो वो की जा सकती है, ठीक है। न्यू ज़ील जो है जसिंडा अर्डेन इज सेटिंग एग्जाम्पल डीलिंग विद कोरोना वायरस क्राइसिस विद ओपननेस, क्लैरिटी एंड एम्पैथी। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये अपने लोगों से ऐसे बात कर रही हैं जैसे मतलब एक नॉर्मल डाउन टू अर्थ पर्सन होता है, उसी तरह से ये पूरा बात कर रही है लोगों से। मीडिया में ब्रीफिंग दे रही हैं टाइमली, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो अच्छे से बता रही हैं। और काफ़ी पहले ही इन्होंने लॉकडाउन कर लिया था वहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी सही मतलब इनिशिएटिव लिया था। और 4 डेज़ वीक जो है अभी मतलब इन्होंने वर्क फ्रॉम होम भी दिया है और फैमिली का, जिससे क्या होगा बर्डन कम होगा, साथ में इकोनॉमिक को भी हेल्प मिलेगी, रिवाइव होगी, जिससे लोग भी थोड़ा सा लेज़र टाइम भी कर पाएंगे, स्ट्रेस कम होगा, है ना। और क्योंकि इनको पता है कि प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो कंज्यूमर्स, की जो उत्पादक होते हैं वो भी उपभोक्ता भी होते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सबको आप मतलब लगाए रखे हो काम पे, मतलब काम पे ही लगाए रखो और उनको मेंटल रिलैक्सेशन वगैरह ना दो। तो उनको उससे क्या होगा, मतलब उनके हेल्थ और वेलबींग को देखते हुए सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे की गई हैं। एंड शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन लीडर इन हिस्ट्री टू गिव बर्थ इन ऑफिस। तो उनका जो बेबी है वो उनको अपने मतलब न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में वो लेके आती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ही मतलब चैलेंजिंग टास्क था जो अच्छे से कर रही है। और क्राइस्ट चर्च जो था वहाँ पे जब अटैक हुआ था तो उस टाइम पे भी उन्होंने क्या किया था, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इंट्रैक्शन वो कर रही हैं ना। तो पूरे वर्ल्ड को मतलब इससे सीखना चाहिए। मूवमेंट टू रिवाइव मनरेगा, तो ये मनरेगा से रिलेटेड है। मनरेगा आपको पता है कि अभी इसमें एडिशनल जो मतलब चार्जेस हैं वो उसकी बात की गई है कि सॉरी ये क्या हो गया है। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छे पॉइंट्स इनके द्वारा बताए गए, रक्षिता स्वामी के द्वारा। तो यहाँ पे 400 लोगों को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है तो ये वो हिट करेगा, मतलब जो भी अभी ये जो पैंडमिक है इन्होंने किया है, क्योंकि आपको पता है कि 8 करोड़ माइग्रेंट जो वर्कर हैं तो अपने घरों को जा रहे हैं, ठीक है। तो गाँव से शहरों में वो आए थे पहले और काफ़ी ज़्यादा अभी ये क्राइसिस चल रहा है। फिर 40,000 करोड़ का जो पैकेज है वो मनरेगा के लिए मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जो अभी मतलब सरकार ने दिया है, कुछ मतलब अच्छे इनिशिएटिव भी थे जैसे MSME के लिए, और जो मनरेगा का जो एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट था, ठीक है। तो ये मनरेगा की जो इम्पोर्टेंस है उसको एक्नॉलेज करता है। तो 15 दिन के अंदर लोगों को काम मिलेगा, जिसकी लीगल गारंटी भी दी है कि 100 दिन के अंदर आपको जो है रोज़गार भी दिया जाएगा, एश्योरेंस दिया गया है। तो एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट को मतलब काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो भी मतलब जो सरकार मतलब पहले क्या करती थी, जो पेंडिंग लाइबिलिटीज़ थी, है ना, तो उसको एज ए यूज़ करती थी, मतलब 18% ऑफ दिस
जो भी एलोकेशन होता था वो स्पेंड किया जाता था। लेकिन अभी क्या है, लोगों को मतलब इससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रह गया था, क्योंकि उनको टाइमली पेमेंट नहीं मिलती थी और कम कम मतलब वो क्या करते थे, मतलब कम जो लोग थे वो कम लोग थे मांगने वाले, मतलब लोग जो थे अभी जो है बढ़ जाएंगे, है ना। मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब जो लोग हैं काम मांगने वाले वो बढ़ेंगे और काम करने के दिन भी बढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा, एक तरह से एक होड़ हो जाएगी कि अब हमें काम चाहिए और चाहिए। तो ये क्या कर सकते हैं कि जो पब्लिक वर्क है मतलब इसको हर जगह पे एक तो लागू करें। दूसरा मतलब ये चीज़ इन्होंने बताया कि जो स्थानीय स्वशासन है, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प है तो उनकी हेल्प लिए जाए, और ताकि क्या किया जाए, जो माइग्रेंट्स हैं उनके पास मतलब जाना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, स्थानीय स्वशासन को। उनकी जो अगर जो जैसे दूसरे देशों से आ रहे, दूसरे राज्यों से आ रहे हैं तो वहाँ पे वो क्वारंटीन हो रहे हैं, तो उस वाले प्लेस में जाके उनकी हेल्प करें। वर्क साइट जो है वहाँ पे मतलब एडिक्वेट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जब वो काम करने जा रहे हैं तो उनके लिए सोप होना चाहिए स्पेशली, या फिर उनके लिए वाटर होना चाहिए, मास्क मैंडेटरी होना चाहिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। टूल्स जो शेयर करते हैं, जैसे मनरेगा में जो टूल्स वो जब खेत वो करते हैं खुदाई वगैरह, तो वो भी एक दूसरे के बीच में वो शेयर ना हो, ठीक है। तो ये सब प्रोटोकॉल्स वहाँ पे भी होनी चाहिए। टूल का अलाउंसेस देना चाहिए। इसके अलावा मतलब जो सिंप्लीफाइड तरीके से लागू करने की प्रक्रिया होनी चाहिए, जो इसका पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, विकेंद्रीकरण, यानी कि ग्राम पंचायतों को ऑटोनॉमी देनी चाहिए और उनको पूरी तरह से जो संसाधन है, ठीक है, वो उपलब्ध कराने चाहिए। उनकी जो शक्तियां हैं, जिम्मेदारी हैं, वो सारी उनको बतानी चाहिए। और बहुत सारे मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं अभी, तो वहाँ पे अभी वो क्या है, बैंकिंग नहीं है वहाँ पे सेवाएं पूरी तरह से, तो वहाँ पे जितना ज़्यादा पॉसिबल हो कैश ट्रांसफ़र हो। तो ये सारी चीज़ें मतलब इसमें बताई गई हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अभी जैसे ये बोला जाएगा कि ठीक है, अभी फिज़िकल डिस्टेंसिंग को देखते हुए कि जो मतलब इंडिविजुअल लैंड जो वर्कर्स हैं तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दें, है ना, कम्युनिटी वर्कर्स को नहीं। लेकिन दोनों को ही काम करने की ज़रूरत है, तो इसलिए दोनों को ही होनी चाहिए। फिज़िकल डिस्टेंसिंग का तो पालन करना ही है, लेकिन कम्युनिटी वर्कर्स और इंडिविजुअल जो वर्कर्स हैं दोनों को ही प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो है सप्लाई बेस्ड प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि लोगों का जो है इंटरेस्ट इस पर बना रहे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें। और ये भी एक अच्छा आर्टिकल था, मिनिस्ट्री फॉर माइग्रेंट लेबर्स। तो अभी ये हम क्योंकि कोविड जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से हम इनके बारे में सोच रहे हैं, तो हमें हर तरह के जो माइग्रेंट्स हैं उस पर सोचने पे इसने मजबूर कर दिया। जैसे कि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं या फिर अनस्किल्ड वर्कर हैं, ब्लू कॉलर वाले वर्कर्स हैं या फिर वाइट कॉलर वर्कर्स, तो हर प्रकार के माइग्रेंट्स जो हैं सभी को कठिनाई आई है। इनके जो मतलब जो सोर्सेज हैं इनकम के वो समाप्त हो गए हैं, और जो सर्वाइवल के लिए इन्होंने जो घर के जो ज़रूरी सामान थे वो सब भी बेच दिए हैं। तो इनको मतलब एक तरह से क्या होना चाहिए, इनकी जो डिमांड और सप्लाई की जो स्किल्स हैं उसमें मैच होना चाहिए, और इनको अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज़ इनके लिए क्रिएट होनी चाहिए। तो इनको जो दया पर नहीं, मतलब गरिमा के साथ इनको रखना चाहिए, ठीक है, मर्सी पे नहीं बल्कि डिग्निटी के साथ इनको रखना चाहिए। तो इसके लिए बोला है कि एक सेपरेट मिनिस्ट्री होनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइग्रेंट अफेयर्स, जो जिनके पास फिर एक तरह से क्या होगा, कंप्लीट डाटाबेस होगा। कंप्लीट डाटाबेस किनका, कि अभी कितने मतलब एट प्रेजेंट माइग्रेंट है, और इनका प्लेसेस ऑफ जो ओरिजिन है वो कहाँ है, किस जगह ये इन्होंने मूव किया, इनके पास क्या क्या स्किल्स हैं। तो ये सारी जो जानकारियाँ हैं ये हमारे लिए आगे के लिए काम आएगी। तो हम अपने जो टाउन्स हैं और जो शहर हैं, कस्बे हैं, जो ट्रेन मूवमेंट्स हैं, तो उनको बेहतर बनाने के लिए ये हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो फॉरेन में अगर देखें तो उनके लिए भी मतलब क्या बना है, ओवरसीज़ इंडियन अफेयर्स, तो यूपीए सरकार के द्वारा बनाया गया था। तो इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ। तो उसी प्रकार से एक ये भी होनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइग्रेंट अफेयर्स, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बढ़ेगा, है ना। क्राइसिस के टाइम पर जो भी ऑर्गेनाइज्ड वे में इनको मतलब फूड सप्लाई ये सब हो सकता है, तो जितने भी मिनिस्ट्री है रिस्पेक्टिव स्टेट्स के, उनसे ये कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। तो यही इसमें इंपॉर्टेंट था। बैक टू स्कूल इन यूरोप, तो यूरोप में काफ़ी सारे स्कूलों में मतलब खोल दिया गया, रिज्यूम कर दिया गया, लेकिन हमारे अभी इंडिया में ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं है, और अभी देखते क्या होता है। ये कुछ की फाइंडिंग्स हैं विच यू कैन इंक्लूड इन योर आंसर राइटिंग, कि अभी जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, उन पर क्या असर पड़ा है लॉकडाउन का, ठीक है। जैसे 10% तो उन्होंने मतलब क्रॉप हार्वेस्ट ही नहीं की है। 4 में से एक किसान जो है वो क्या कर रहे हैं, उनको बेचने की जगह फसलों को वो स्टोर कर रहे हैं उसका, है ना। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिखने ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।